नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और खूब मेहनत से अपने घर पे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपने छोटे से प्यारे से खूबसूरत चैनल पर मोस्ट वेलकम करते हैं। कक्षा 10 की फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। कक्षा 10 की फिजिक्स में चैप्टर 2 स्टार्ट किए हैं बेटा। चैप्टर 2 हम क्या है, गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। हम लोग कर रहे हैं गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर में एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और वो पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो जाकर के यूट्यूब पर टाइप करें वीरेंद्र सर क्लासेज, वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके पहले जितने भी वीडियो लेक्चर हमने अपलोड किए हैं वो सब आप खूब बढ़िया से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए, तब ये वाला वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज ये जो वीडियो लेक्चर हम बनाए हैं बेटा आपके लिए, ये बहुत ही बेसिक वीडियो लेक्चर है, एकदम फंडामेंटल आपको क्लियर करेगा। बोर्ड पर देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं। आज हमको पढ़ना है, आज आप सबको पढ़ना बेटा गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। क्या पढ़ाना है? गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। आप पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और बैठ जाइए इत्मीनान से हमारे साथ। पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा, 1 से लेकर के 9 पॉइंट बेटा आज आपको डिस्कस करना, आपसे डिस्कशन करना है। और ये हमारी गारंटी है, एक बार पूरा वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए, इसको ट्रिक के माध्यम से ऐसे आपको समझाएंगे कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 सभी चीज़ों का डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले दर्पण का ध्रुव क्या होता है, आप हेडिंग बना लीजिए बेटा, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव पहली हेडिंग है बेटा, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव आप मेरे साथ जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बेटा आप लिखते जाइए। जैसे आप क्लास में बैठ के टीचर के सामने पढ़ते हो, उसी तरीके से आप जस्ट उसी फीलिंग के साथ, उसी मेंटलिटी के साथ आप मेरे साथ पढ़िए बेटा। उसी मेंटलिटी के साथ आपको ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आएगी, आप मेरे साथ बस पढ़ते रहिए। तो सबसे पहले हेडिंग आपने क्या लिखा बेटा, दर्पण का ध्रुव। इसको कहते हैं पोल्स ऑफ मिरर। क्या कहते हैं बेटा? पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर। आप मन में रिवीजन करते रहा करिए, जैसे जैसे हम आगे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप भी सोचते रहिए, रिस्पांस करते रहिए, जहाँ भी हो जैसे भी बैठे हो आप रिस्पांस करते रहिए। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है इसके बारे में समझिए। तो देखिए इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर बेटा गोली दर्पण क्या होता है ये बहुत अच्छे से डिस्कशन हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं फिर से एक बार कह रहे हैं, यूट्यूब पे जा करके वीरेंद्र सर क्लासेस टाइप करें, वहाँ पर जा करके खूब अच्छे से उसको समझ ले, देख ले, तब यहाँ ये वीडियो लेक्चर उनको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने आपको बताया था गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बच्चों? 2 प्रकार का। एक होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। याद आ रहा सबको? याद है सबको? यस बेटा, सबको याद होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा बेटा। जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं नोट्स बना लीजिए और 1-2 बार सिर्फ रिवीजन कर लीजिए, बाकी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? देखिए वो जो गोली दर्पण होता है बेटा, अगर हम बात करें गोली दर्पण की, तो गोली दर्पण किसी न किसी खोखले गोले का भाग होता है। ये तो आपको बहुत पहले से ही पता चल गया है, पहले ही वीडियो लेक्चर में। गोली दर्पण जो होते हैं वो किसी न किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होते हैं। क्लियर? ये बात सबको पता है। गोली दर्पण जो होते हैं किसी न किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं, किसी न किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए एक गोला ये है, यहाँ से बेटा हमने इसको इतना कट कर लिया और इतना कट करने के बाद ये वाला जो एरिया ये वाला जो क्षेत्र बनता है, इस तरीके से सामने साइड से अगर देखो बेटा ऐसे दिखेगा आपको, और सामने से देखो ऐसे गोलाकार दिखेगी। ये पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपसे डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी हम। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इधर पेंटिंग कर देते हैं, पेंटिंग क्या होती है सब हम आपको बता चुके हैं बेटा। ये अगर इधर पेंटिंग कर देते हैं तो ये कौन सा दर्पण इतना बन गया, इसको हम डॉट लाइन के द्वारा दिखा दे रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर दबे हुए, अच्छा इसको अगर इधर से काट करके यहाँ पेंटिंग कर देते हैं, यहाँ ये देखिए ये एक दर्पण बन गया और इधर वाला पार्ट जो है निकाल लिया जाता है। ठीक, ये गोले का सेंटर है और इधर इस वाले गोले का सेंटर है। अगर हम पेंटिंग बेटा बाहर की तरफ किए हैं, उभरे हुए पृष्ठ पर किए हैं, तब ये होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है बेटा? अवतल दर्पण। क्लियर हो रहा सबको? और अगर पेंटिंग दबे हुए भाग पर हुआ है, परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए पृष्ठ से हो रहा है, तब ये क्या होता है? उत्तल दर्पण। तब ये क्या होता है बेटा? उत्तल दर्पण। तभी होता है उत्तल दर्पण। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब सवाल ये है कि बेटा दर्पण का ध्रुव क्या होता है। ये देखो दर्पण का परावर्तक तल आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दर्पण का परावर्तक तल कहलाता है।
और उत्तल के केस में देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब आप इसको भूल जाइए, इसको तो सिर्फ बनाए हैं, अभी आगे कुछ डेफिनेशंस आपको समझाना है बेटा। दर्पण मुख्यतः यही है, जहाँ से पेंटिंग हुआ है सिर्फ यही इतना दर्पण है बेटा। अगर इसको हम बाहर निकाल के आपको दिखाएं तो कुछ इस तरीके का ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। बोलो समझ में आ रहा सबको? और ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये देखिए समझ में आया सबको? ये हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल। अब ये जो दर्पण का परावर्तक तल है ना बेटा, इसका मध्य बिंदु कहीं ना कहीं होगा। ये जो दर्पण का परावर्तक तल है इसका कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? अरे भाई ऐसे यहाँ से चल रहे हो, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, तो कुछ ना कुछ बेटा कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा। मान लीजिए वो मध्य बिंदु कहाँ है? यहाँ पर है। इसी तरीके से दर्पण में भी आप देखोगे यहाँ बेटा मध्य बिंदु होगा। तो यही जो मध्य बिंदु होता है बेटा, यही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का जो परावर्तक तल होता है बेटा, दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उसका मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है। तो ध्रुव कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बेटा, लेकिन समझने वाली बात यह है, ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, जो मध्य बिंदु होता है, वही आपका होता है ध्रुव। क्लियर हो रही बातें सबको? तो इसको ध्रुव को जनरली बेटा हम पी से दिखाते हैं, और इसका ध्रुव यहाँ देखो इसका है। ये अवतल दर्पण के केस में है। ये आपका कौन सा दर्पण बेटा? अवतल दर्पण है। और ये आपका क्या है बेटा? उत्तल दर्पण है। ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण। तो चलिए डेफिनेशन लिख लिया जाए बेटा। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लिया जाए। आप लिखिए हमारे साथ, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरीके से आप मेरे साथ लिखते जाइए, हर एक चीज़ बेटा क्लियर हो गया होगा। तो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद ही लिखिए। परावर्तक तल का मध्य बिंदु, परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्लियर हुआ सबको? इसी बात को लिखना है, आप खुद से ही लिख सकते हैं वीडियो को पास करके। तो लिख दे रहे हैं गोलीय दर्पण, थोड़ा सिस्टम से लिखना होगा बेटा। लिखिएगा परिभाषा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण के परावर्तक, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का क्या कहलाता है बेटा? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। समझ में आया सबको? लिख लीजिए आप लोग। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्लियर हुआ सबको बेटा? किसी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा। आपकी प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर उसको देखेंगे, उसको समझेंगे और कोशिश करेंगे आप उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी यदि कोई इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है समझने में, आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा। इसको आप नोट कर लीजिए डेफिनेशन, दर्पण का ध्रुव। अब हम आगे चल सकते हैं बेटा। अब हम आगे चल रहे हैं, इसको मिटा देंगे। दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा वक्रता केंद्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिटा दे रहे हैं बेटा। आप दूसरा हेडिंग डालिएगा वक्रता केंद्र। दूसरी हेडिंग क्या रहेगी बच्चों? वक्रता केंद्र। तो चलिए देखिए, लिखिएगा हेडिंग वक्रता केंद्र। इसको क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कहते हैं बेटा। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सब इम्पॉर्टेंट बेटा, ये फंडामेंटल टॉपिक है। बिना इसके आप कुछ भी आगे प्रकाश यूनिट में नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है बेटा। वक्रता केंद्र क्या होता है समझिए, पहले इसको समझ लिया जाए बेटा। ये जो गोलीय दर्पण होते हैं, चाहे अवतल वाला हो चाहे उत्तल वाला हो, चाहे अवतल वाला हो चाहे उत्तल वाला हो, जो भी गोलीय दर्पण है वो किसी न किसी खोखले गोले का कटा भाग होगा। बोलो यस भाई, कोई भी दर्पण है किसी न किसी खोखले गोले का कटा वो भाग होगा बेटा। तो ये देखो, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया हुआ, ये अवतल दर्पण इस खोखले गोले का कटा भाग है, ये उत्तल दर्पण इस खोखले गोले का कटा भाग होता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसका जो सेंटर होता है बेटा, वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट बेटा। सुना आपने? फिर से सुनना ध्यान से। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है, उस गोले का सेंटर उस दर्पण का बेटा क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वो जो दर्पण है आपका किसी न किसी खोखले गोले से काटा गया है। वो जो जिस भी खोखले गोले से काटा गया है, जिस भी खोखले गोले से काटा गया, उस गोले का सेंटर ही
उस दर्पण का बेटा वक्ता केंद्र कहलाता है। एक एक पॉइंट बस एक बार सुन लो, एक बार आप सुन लो, आपको याद हो जाएंगे सारी चीज़ें, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इन सब चीज़ों को कई बार बोलेंगे, कई बार डिस्कशन आपसे करेंगे, वो अपने आप याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वक्ता केंद्र क्या है बेटा? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उस गोले का सेंटर, उसी गोले का सेंटर क्या कहलाता है? वक्ता केंद्र कहलाता है। वीडियो को पॉज करिए, आप खुद से लिख सकते हैं, वैसे डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं बेटा। गोलीय दर्पण, लिखिएगा मेरे साथ, गोलीय दर्पण जिस खोखले, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र ही वक्ता केंद्र कहलाता है। उस गोले का केंद्र ही वक्ता केंद्र क्या होता है बेटा? कहलाता है। समझ में आया सबको? आप चित्र बना लीजिए, हम तो एक ही चित्र बेटा काम चला ले रहे हैं, जितनी डिफिनीशन हम बता रहे हैं आपको उतनी बार आपको डायग्राम बनाना है। दर्पण के ध्रुव के लिए अलग डायग्राम, अभी वक्ता केंद्र आपको दिखाना है, इसके लिए आपको अलग डायग्राम बनाना होगा। तो इसका अगर वक्ता केंद्र देखें बेटा, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये इसको गोला ऐसे पूरा करोगे तो यहाँ इसका सेंटर यहाँ आएगा कहीं बेटा, ये इसका हो गया सेंटर सी, और इसका गोला इस तरीके से बेटा पीछे की तरफ कंप्लीट हो गया तो इसका सेंटर कहाँ आ जाएगा? ये हो जाएगा सी। अब इसकी परिभाषा को बेटा नोट करिए। अब आते हैं वक्ता त्रिज्या पर। नोट हो गया सबका? इसको मिटा दे रहे हैं बेटा। चलिए, वक्ता त्रिज्या, जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं वीडियो को रोक लिया करें, वीडियो को रोक करके लिखा करें, वीडियो को पॉज कर लिया करिए, उसके बाद आराम से लिख करके तब आगे बढ़ा करिए। चलिए हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। हमारे नेक्स्ट हेडिंग है तीसरा पॉइंट से वक्ता त्रिज्या। तीसरे हेडिंग आप लिखेंगे वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या क्या होता है बेटा? इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहा जाता है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी इंग्लिश भी लिखना बहुत ज़रूरी है बेटा। ऐसा नहीं कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आप इंग्लिश बिल्कुल ही ना लिखो, नहीं, आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को भी याद रखना है और हिंदी टर्मिनोलॉजी तो आपके लिए ज़रूरी है भी बेटा, वो सारी चीज़ें आपको लिखना है। तो वक्ता त्रिज्या क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी दर्पण हो बेटा, कोई भी गोली दर्पण हो, वो किसी न किसी खोखले गोले का कटा भाग होता है। बोलिए यस, यस, किसी न किसी खोखले गोले का कटा भाग हो। अगर वो गोला है बेटा, उसका सेंटर तो होगा ही, उसके सेंटर को क्या बोला गया? वक्ता केंद्र बोला गया। अगर सेंटर है तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी। सारी डेफिनेशन बेटा उसी गोले से रिलेटेड है। बस एक ही ट्रिक आपको दिमाग में याद रखना है, गोली दर्पण से संबंधित जितने भी परिभाषाएं हैं वो जिस खोखले गोले से काटा गया है उसी गोले से सब कुछ रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? तो जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उसका सेंटर वक्ता केंद्र कहलाता है, और जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा उसी गोले की त्रिज्या, उसी गोले की त्रिज्या बेटा वक्ता त्रिज्या कहलाएगी। क्लियर हो गई बातें? चलिए इसको डायग्राम से समझ लिया जाए। जैसे ये देखो, ये वाला दर्पण बेटा इस खोखले गोले से काटा गया है और ये वाला दर्पण बेटा इस खोखले गोले से काटा गया है, तो इस गोले की कुछ ना कुछ रेडियस होगी। आप रेडियस कहीं भी दिखा सकते हैं। ये देखो, सेंटर से बेटा परिधि तक की दूरी को ही त्रिज्या कहते हो। सेंटर से परिधि तक की दूरी को ही क्या कहते हो? त्रिज्या कहते हो। इसको बेटा आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल आर से बेटा। तो इसका सेंटर कहाँ है? ये है, इसकी परिधि ये है, तो इस तरीके से बेटा इसका रेडियस आप दिखा सकते हो, ये हो गया कैपिटल आर। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे अगर कोई डेफिनेशन लिखना चाहे बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो इस तरीके से भी डेफिनेशन दे सकते हो। वक्ता केंद्र से परावर्तक पृष्ठ तक की दूरी बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, आप हर एंगल से सोचो। ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे हैं या जो किताबों में लिखा हुआ वही आप सोचो बेटा।
नहीं, आप सोचिए कुछ चीज़ें, आप जब सोचोगे कुछ सही सही सोचेंगे, कुछ गलत भी होगा उसको आप अपने टीचर से वेरीफाई करिए। आप हमसे यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमारा व्हाट्सअप नंबर बेटा उस पर आप डिस्कशन कर सकते हो हमसे किसी भी तरीके से कोई भी बेटा आप कंक्लूजन निकालते हो, कोई आपके दिमाग में विचार, कोई थिंकिंग आती है, उसको ज़रूर बेटा एनालिसिस किया करिए, ज़रूर उसका विश्लेषण किया करिए। वही है पढ़ना, वही है बेटा साइंस। देखो ये वक्रता केंद्र है और ये परावर्तक पृष्ठ है, तो वक्रता केंद्र और परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी को भी हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं बेटा। वक्रता केंद्र और परावर्तक पृष्ठ तक की दूरी को भी वक्रता त्रिज्या के नाम से जाना जाता है या वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह सबसे सिंपल डिफिनीशन है भाई। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इस डिफिनीशन को लिख लिया जाए बेटा। चलिए आप लिखिए, हेडिंग डालिए वक्रता त्रिज्या और ये चित्र आप बना लेंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उस गोले की, क्या बच्चों, उस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है बेटा। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से बेटा नोट्स बना लीजिएगा, खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये देखिए सेंटर से परावर्तक पृष्ठ तक की दूरी, ये इस कैपिटल आर से लिखते हैं बेटा। इसे किससे व्यक्त किया जाता है? कैपिटल आर से। सेंटर से परावर्तक पृष्ठ तक की दूरी यही बेटा गोला, और गोले की त्रिज्या यही होगी, तो ये आपका हो जाएगा रेडियस। यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस। अगर यहाँ दिखाना चाहते हो रेडियस बेटा तो ये हो गया सेंटर, ये आपका हो जाएगा रेडियस आर। इसमें दिखाना चाहते हैं ये हो जाएगा रेडियस आपका आर। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? इसको अब हम मिटा दें। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया? दर्पण का ध्रुव हो गया बेटा, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। चौथा पॉइंट आते हैं बेटा अभिलंब। दिस इज इम्पॉर्टेंट बेटा, अगेन इम्पॉर्टेंट। अगर आपको परावर्तन सीखना है बेटा तो अभिलंब खींचना आपको आना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल क्या होता है बेटा? अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं। अक्सर बच्चे 90% स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं कि नॉर्मल वो समझ नहीं पाते क्या होता है अभिलंब बेटा। अभिलंब, इसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल। देखो अभिलंब की परिभाषा क्या है? एक ऐसी रेखा जो परावर्तक पृष्ठ पर बेटा लंब होती है। सिंपल सी बात है, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी लाइन जो परावर्तक पृष्ठ पर क्या हो बेटा? लंब हो, जो परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री पर बनाती हो, 90 डिग्री का कोण बनाती हो, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को अभिलंब कहा जाता है। सवाल ये है कि ये जो सरफेस है बेटा ये तो कर्व है, ये जो सरफेस ये कर्व है, कैसे यहाँ 90 डिग्री बनेगा? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर कोई सीधा प्लेन होता, जैसे इस तरीके की कोई बात होती, जैसे अभी आप लोगों ने समतल दर्पण में नॉर्मल खींचा था बहुत अच्छे से, यहाँ लाइट आ रही थी, आराम से ऐसे नॉर्मल खींच लिया, क्योंकि ये और ये दोनों रेखा दिख रहे हैं 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे नॉर्मल खींचेंगे बेटा? कहाँ यहाँ 90 डिग्री बनेगा? यही बात आपको समझना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो यहाँ पे हम समझा रहे हैं बेटा। पहली बात तो यहाँ पे एक थ्योरम काम करती है बेटा, मैथमेटिक्स की थ्योरम काम करती है। ये अगर कोई वृत्त है बेटा, ये क्या है? कोई वृत्त है या कोई भी गोला है, ये कोई सर्कल है या कोई भी स्फेयर है। अब ध्यान से समझिएगा, ये गोला है या कोई क्या है बेटा? स्फेयर है, तो ये इसका सेंटर है। मान लीजिए सर्कल ही ले लेते हैं। ये कक्षा 10 में आप वृत्त वाले चैप्टर में मैथ में पढ़ते हैं एक थ्योरम बेटा, और यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे आप स्पर्श रेखा खींच देंगे। क्या खींच देंगे बेटा? स्पर्श रेखा खींच देंगे। और सेंटर से ये सेंटर से इस स्पर्श रेखा पर जब भी आप आएंगे, जहाँ पर ये जस्ट स्पर्श कर रहा है, ये आपकी हो गई रेडियस। क्या हो गया बेटा? रेडियस। भाई सेंटर से परी तक की दूरी रेडियस होती है, और ये स्पर्श रेखा हो गया। तो रेडियस और स्पर्श रेखा हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होती है बेटा। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई सर्कल है बेटा, क्या है? कोई सर्कल।
सेंटर से परिध तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। कोई भी त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर खींचोगे बेटा वो हमेशा स्पर्शी पर 90 डिग्री बनाती है। ये कक्षा 10 में मैथ में आप पढ़ते हो, थ्योरम है। ये सिद्ध करने के लिए भी आता है, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट बेटा, ये सबको पता भी होगा। जो बच्चे, सारे बच्चे मैथ पढ़ रहे होंगे, कोई ज़रूरी नहीं सारे बच्चे मैथ पढ़ रहे होंगे, बट जो मैथ लिए होंगे हाई स्कूल में वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं, बहुत सारे बच्चे होम साइंस पढ़ते हैं मैथ को छोड़ करके, ऐसे बच्चे सुन ले बेटा कि जो भी वृत्त होता है, वृत्त में जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर खींची जाती है वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो इस केस में बेटा यही काम होता है, इस केस में यही काम होता है और इस केस में वही नॉर्मल का काम करता है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए बेटा ये आपका हो गया गोली, खोखला गोला, और यहाँ से इतना भाग काट के निकाल लिया गया है, ये इतना देखो, इतना, ये हो गया आपका अवतल पर। इसी चित्र को हमने दोबारा बनाया है। अगर इसकी किसी भी पृष्ठ पर बेटा नॉर्मल खींचना है, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को नहीं समझ पाते हैं। किसी पॉइंट पर अगर नॉर्मल खींचना है तो सिंपल सा काम, आप सेंटर से आप उस पॉइंट को मिला दीजिए। अब ये बेटा नॉर्मल यही हो जाएगा, सेंटर से उस पॉइंट को जब भी मिला देंगे वो आपका क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा बेटा, हमेशा क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। अब यहाँ स्पर्श रेखा दिखाया नहीं जाता बेटा, अब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ जो स्पर्श रेखा है उसके साथ ही 90 डिग्री बनाया हुआ है। किसी भी गोलीय सरफेस पर अगर आपको नॉर्मल खींचना है, सिंपल आप क्या करिए बेटा, सेंटर से उस पॉइंट को मिला दीजिए। याद करिए मेरी बात, किसी भी गोलीय सरफेस पर अगर आपको नॉर्मल चाहिए, बिना नॉर्मल के बेटा आप परावर्तन कर ही नहीं सकते हो, परावर्तन दिखा ही नहीं सकते हो। तो गोलीय सरफेस पे अगर आपको नॉर्मल चाहिए, कहाँ बेटा, गोलीय सरफेस पे अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो सेंटर से क्या करिए, आप उस परिध को मिला दीजिए, सेंटर से उस पॉइंट को मिला दीजिए, वो बन जाएगा नॉर्मल बेटा। जैसे यहाँ आपको नॉर्मल खींचना है तो सेंटर से आप यहाँ मिला दीजिए, ये नॉर्मल हो गया। यहाँ आपको नॉर्मल खींचना है, सेंटर से इस पॉइंट को मिला दीजिए, ये नॉर्मल हो गया। कहीं भी बेटा आपको नॉर्मल खींचना है, सेंटर से उस पॉइंट को मिला दीजिए, वो सब के सब क्या हो जाते हैं बेटा, अभिलंब हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। क्लियर हो गई बातें, क्लियर हुई बात कि नहीं? अगर बेटा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर ना समझ में आया हो तो एक बार दोबारा देखिएगा बेटा। हम तो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक ही बार में समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा बेटा। चलिए अभिलंब की परिभाषा लिख लिया जाए बेटा, अभिलंब की परिभाषा लिख लिया जाए। तो अभी मैंने बताया बेटा, सेंटर से परावर्तक पृष्ठ को कहीं भी मिलाएंगे बेटा, सेंटर से परावर्तक पृष्ठ के किसी भी पॉइंट को मिलाओगे वो क्या होगा, अभिलंब होगा। इस बात को लिख लिया जाए, सिंपल सी डिफिनीशन यही बना लिया जाए। तो लिखेंगे बेटा दर्पण के, क्या लिखा जाएगा, लिखिए आप मेरे साथ, दर्पण के वक्रता केंद्र, कहाँ से, दर्पण के वक्रता केंद्र से, दर्पण के वक्रता केंद्र से परावर्तक पृष्ठ, दर्पण के वक्रता केंद्र से परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, परावर्तक पृष्ठ के किसी भी, परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा क्या होती है बेटा, अभिलंब कहलाती है। अभिलंब, खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है बेटा। याद आ गया सबको, समझ में आया सबको बेटा, अभिलंब कहलाती है। तो अब देखो बेटा ये भी एक अभिलंब ही है, ये यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो तो त्रिज्या होती है बेटा। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कैसे हम जानेंगे त्रिज्या है, कैसे हम जानेंगे अभिलंब है। भाई ये जो त्रिज्या होती है ना खुद एक अभिलंब होती है बेटा। जब त्रिज्या की बात आएगी तो डिस्टेंस की बात आएगी। भाई त्रिज्या कोई ना कोई दूरी होगी ना बेटा, ये दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहोगे। अगर नॉर्मल की बात आएगी सिर्फ रेखा होगा, नॉर्मल की लंबाई की जरूरत आपको कहीं नहीं पड़ेगी बेटा। परावर्तन या अपवर्तन में कभी भी नॉर्मल की लंबाई की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको पहचानना है कि नॉर्मल होता क्या है, नॉर्मल क्या है बेटा, बस इसी बात की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बेटा त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या खुद एक नॉर्मल होती है बेटा। त्रिज्या खुद क्या होती है, नॉर्मल होती है, अभिलंब होती है। तो आप एक दूसरा डायग्राम बनाए बेटा, जितने भी पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सबके लिए बेटा आपको अलग अलग डायग्राम बनाना है, अलग अलग क्या बनाना है, डायग्राम। यहाँ फिर से एक डायग्राम आप बना सकते हो। ये आपका हो गया गोली अवतल दर्पण, और ये हो गया बेटा सेंटर। सेंटर से किसी भी पॉइंट को आप मिला दीजिए, सब के सब क्या है बेटा,
नॉर्मल है। ये सब के सब क्या है, नॉर्मल। एक दूसरा चित्र आप बना लीजिए बेटा, एक दूसरा चित्र ये बना लीजिए आप। समझ में आया सबको, मिटा दें बेटा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने कर लिया बेटा, अभिलंब कर लिया। इसके बाद आता है बेटा 5वां पॉइंट, मुख्य अक्ष। आप नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे बेटा, मुख्य अक्ष क्या होता है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, मुख्य अक्ष बेटा, मुख्य अक्ष। इसको क्या कहा जाता है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होता है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुख्य अक्ष क्या होता है, देखो मुख्य अक्ष का मतलब ये होगी कोई ना कोई रेखा होगी। जैसे ही बेटा आपने सुना कि मुख्य अक्ष, ये जो मुख्य अक्ष होता है वो कोई ना कोई रेखा होती है, वो कोई ना कोई क्या होती है बेटा, एक रेखा होती है। अब ये कैसी रेखा है, तो दर्पण में आपने 2 पॉइंट्स पढ़े बेटा, अभी अभी जस्ट दर्पण से रिलेटेड 2 पॉइंट्स पढ़े, याद आ गया सबको। कौन कौन से पॉइंट बेटा, पहला पॉइंट आपने पढ़ा दर्पण का ध्रुव, याद आ रहा सबको बेटा। पहला पॉइंट आप लोगों ने क्या पढ़ा, दर्पण का ध्रुव। और दूसरा पॉइंट क्या आप लोगों ने पढ़ा, वक्रता केंद्र। तो दर्पण का ध्रुव आपने पढ़ा और दर्पण का वक्रता केंद्र पढ़ा। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को बेटा जोड़ने वाली जो रेखा होती है, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्लियर हो गई बातें। तो इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे बेटा, इसकी डिफिनीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव, किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। समझ में आया सबको। चलिए बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी डिफिनीशन लिख लिया जाए। चलिए, अगर यहाँ मुख्य अक्ष की बात किया जाए बेटा, इस दर्पण में दिखा दें आपको कि मुख्य अक्ष कहाँ है। ये दर्पण का बेटा ध्रुव है और ये दर्पण का क्या है, केंद्र। ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ये जो रेखा आप देख रहे हो ना बेटा, इसको चाहे जितनी लंबी खींचो आप। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सी से पी तक ही खींचना है सर, किसको आगे पीछे भी बढ़ाना है। भाई जितनी मर्जी उतना आप आगे बढ़ा सकते हो, जितना मर्जी उतना आप पीछे बढ़ा सकते हो। हाँ, कंडीशन ये है सी और पी से ये होकर के पास होना चाहिए, सी और पी से होकर के ये गुजरना चाहिए, बाकी इसकी लंबाई से कोई मतलब नहीं है। तो ये बेटा हो गया मुख्य अक्ष, यही आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। बोलिए, समझ में आया। अगर उत्तल दर्पण की बात करें, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये दर्पण का सेंटर हो गया, तो इसका मुख्य अक्ष ये हो जाएगा बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। बोलिए सबको यहाँ तक समझ में आया बेटा। तो परिभाषा नोट कर लीजिए, परिभाषा आप खुद से लिख सकते हो, वीडियो रोक करके बेटा आप खुद से परिभाषा लिखिए, नहीं तो हम तो लिखवा ही रहे हैं बेटा। गोलीय दर्पण के, परिभाषा लिखिएगा, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये इसका देखो मुख्य अक्ष सीपी रेखा, मुख्य अक्ष का नाम कैसे लिखें बेटा, रेखा सीपी ही मुख्य अक्ष है, यहाँ भी आप सीपी बोल दीजिए, भी मुख्य अक्ष है। तो इस तरीके से बेटा 5 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं 6वें पॉइंट पर बेटा। ये दर्पण का द्वारक क्या होता है, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं बेटा, दर्पण का द्वारक क्या होता है। चलिए, इतना जो भी कुछ पढ़ाया गया बेटा, अगर आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा बेटा। चलिए आगे चलते हैं, अगली हेडिंग आप लिखिएगा बेटा, दर्पण का द्वारक। पॉइंट नंबर 6 है दर्पण का द्वारक बेटा, दर्पण का द्वारक। अपर्चर, क्या कहते हैं इसको बेटा, अपर्चर, अपर्चर ऑफ मिरर। क्या कहा जाता है इसको बेटा, अपर्चर ऑफ मिरर। ये द्वारक क्या होता है, द्वार माने जानते हो आप लोग, एक हिंदी शब्द द्वार, द्वार माने क्या होता है, दरवाज़ा। द्वार माने क्या होता है, दरवाज़ा। जैसे कोई मकान बना हुआ है बेटा,
कोई मकान बना हुआ, उसमें क्या लगता है, दरवाज़ा। तो दरवाजे की लंबाई चौड़ाई देख करके आप कह सकते हो कि ये दरवाज़ा छोटा है कि ये दरवाज़ा बड़ा है। तो ये जो दर्पण होता है ना बेटा, वो एक गेट की तरह काम करता है। अब कहोगे सर दर्पण में कौन घुसता है, आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा। अगर दर्पण गेट की तरह काम करता है तो दर्पण में घुसता कौन है? तो बच्चों दर्पण में घुसती है लाइट बेटा, प्रकाश की किरणें एंट्री करती हैं। और जब प्रकाश की किरणें उस दर्पण में एंट्री करती हैं तो तभी तो प्रकाश का परावर्तन होगा। यस बेटा, तो ये जो दर्पण होता है उसका द्वारक क्या होता है, यानी कि दर्पण भी एक दरवाजे की तरह काम करता है। किसके लिए बेटा? प्रकाश के लिए। प्रकाश उस दर्पण में एंट्री करता है और उस चिकनी सतह से टकरा करके फिर से क्या होता है, परावर्तन होता है, जो कि टॉपिक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ देखिए दर्पण का द्वारक क्या होता है। अगर हम द्वारक की बात करें बेटा, चलिए इसी में बना दे रहे हैं, ये आप एक दूसरा चित्र बनाइएगा, इसी में हम मिटा करके अपना सही कर ले रहे हैं चीज़ों को। देखिए ये अवतल दर्पण है बेटा। अगर हम द्वारक की बात करें तो दर्पण यहाँ से शुरू होकर के यहाँ ख़त्म हुआ है। अगर हम आपसे पूछें बेटा कि प्रकाश कितने डिस्टेंस में, कितनी दूरी में इसमें एंट्री कर सकता है, आप कहोगे सर जहाँ से ये शुरू हुआ है, जहाँ ये ख़त्म हुआ है, इतने के बीच में प्रकाश कहीं से भी इस दर्पण में एंट्री कर सकता है। बोलो सही है? प्रकाश बेटा ये जो दर्पण का एक इधर एंड पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट इधर है बेटा, ध्यान से सुन लीजिए, कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा। दर्पण के एक एंड पॉइंट है यहाँ, एक एंड पॉइंट है, यही इतना ही तो दरवाज़ा खुला है प्रकाश को एंट्री करने के लिए बेटा। तो ये जो इतना लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेटा, ये जिसका मुँह जो आप देख रहे हो, दर्पण का मुँह आप बोल लीजिए। ये मान लीजिए एक रेखा बेटा AB है, ये रेखा क्या है, AB। तो ये जो AB की लंबाई है यही बेटा दर्पण का द्वारक कहलाती है। यही दर्पण का क्या कहलाती है? द्वारक कहलाती है। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है बेटा? दर्पण के दोनों अंत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के दोनों अंत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा दर्पण का द्वारक कहलाती है। अगर इसमें बात किया जाए बेटा दर्पण का द्वारक ये होगा, ये इतना बड़ा, ये मान लीजिए PM है, P तो एक बार ले चुके हैं, मान लीजिए R भी ले चुके हैं, मान लीजिए CD रेखा है, क्या है, CD। तो जितनी लंबाई बेटा प्रकाश को एंट्री करने के लिए अवेलेबल होती है, जितनी लंबाई प्रकाश को एंट्री करने के लिए अवेलेबल होती है, वो लंबाई ही क्या कहलाती है बेटा? दर्पण का द्वारक कहलाती है। समझ में आया? अब आप यहाँ से एक बात समझ सकते हो बेटा, बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जितना छोटा द्वारक होगा उतना कम लाइट उसमें एंट्री करेगी, और जितना बड़ा द्वारक होगा उतना ज़्यादा लाइट उसमें एंट्री करेगी। बोलो ये बात सबको समझ में आया कि नहीं है? तो द्वारक इस बात को बेटा डिसाइड करता है कि दर्पण के अंदर कम लाइट एंट्री कर रही है कि ज़्यादा लाइट एंट्री कर रही है। चलिए दर्पण के द्वारक की डिफिनीशन लिख लिया जाए बेटा। तो डिफिनीशन इसका क्या होगा? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण लिखिए आप लोग मेरे साथ, ये चित्र बना लीजिएगा और ये हेडिंग है बेटा आपका। गोलीय दर्पण के दोनों अंत यानी एंड पॉइंट बेटा, दोनों अंत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दोनों अंत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बेटा। गोलीय दर्पण के दोनों अंत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, गोलीय दर्पण के दोनों अंत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक कहलाता है बेटा, दर्पण का द्वारक कहलाता है। समझ में आया सबको? यहाँ तक बेटा ये हम लोगों ने 6 पॉइंट डिस्कशन कर लिए। बाकी बेटा ये 3 पॉइंट बच रहे हैं। अगर इस 3 पॉइंट का डिस्कशन करेंगे अच्छे से बेटा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं बेटा इस वीडियो को बस इतना ही रोक दिया जाए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को बेटा अगले वीडियो में खूब अच्छे से डिस्कशन करेंगे बेटा। और आप खूब बढ़िया से बेटा जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए, और ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड हो, आपको जब मिले, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो बेटा। आप खूब बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। अगर हमारे वीडियो आपको बेटा पसंद आ रहे होंगे, सीरियसली मैं आपसे कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर बेटा नए हो, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए बेटा, और पूरा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे, कक्षा 10 साइंस का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे बेटा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।